आई कांटेक्ट सही रखना बस। Hello friends, welcome in our YouTube channel GST with Tarun Jain. Myself Tarun Jain. So first of all, a very big thanks to all of you to see my first video. फ्रेंड्स, परसों इस चैनल पर हमने हमारी फर्स्ट वीडियो अपलोड की थी जिसे आप लोगों ने काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया. सो अ वेरी बिग थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू टू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल. सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन डिस्कशन सीरीज़ में आज हम एक और चैप्टर डिस्कस करेंगे. फ्रेंड्स, क्वेश्चन डिस्कशन के लिए हमने जो बुक रेफ़र की है वो है योगेंद्र बांगर सर की कंपाइलर बुक, जिसे काफ़ी सारे सीए स्टूडेंट जो हैं अपनी प्रिपरेशन में रेफ़र करते हैं. सो फ्रेंड्स, जिन भी लोगों के पास ये बुक है वो वहाँ से क्वेश्चंस को रेफ़र कर सकते हैं, और जिनके पास बुक नहीं है तो मैंने जो क्वेश्चंस की PDF है उसका लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर दिया है. सो आप वहाँ से उस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. और हाँ फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात और कर लेता हूँ मैं आपसे कि जो IDT सब्जेक्ट है उसको लास्ट डे रिवाइज़ करने में काफ़ी सारे स्टूडेंट को बहुत प्रॉब्लम आती है बिकॉज ऑफ इट्स वास्ट सिलेबस. सो फ्रेंड्स, उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने IDT सब्जेक्ट की चैप्टर वाइज ऑडियो क्लिप्स बनाई हैं. IDT सब्जेक्ट के हिस्ट्री में आज तक इससे पहले कभी भी किसी ने कोई रिवीजन पर्पस के लिए ऐसी कोई ऑडियो क्लिप नहीं बनाई है. तो फ्रेंड्स, ये जो सारी ऑडियो क्लिप हैं ये मेरे टेलीग्राम चैनल जो है IDT ऑडियो क्लिप, वहाँ पर आपको मिल जाएंगी. इस टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो भी मैं मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा. आप वहाँ से उसको जो टेलीग्राम पर जाकर मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं. अदरवाइज़ आप टेलीग्राम पे डायरेक्ट जाकर भी सर्च करेंगे IDT ऑडियो क्लिप्स तो भी आपको मेरे चैनल का जो लिंक है वो मिल जाएगा, वहाँ से भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं. तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम आज के चैप्टर को डिस्कशन करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम IDT के सभी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं उसकी वीडियो इस चैनल पर हम अपने आने वाले टाइम में अपलोड करते रहेंगे. सो जो आपकी आने वाली एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में बहुत यूज़फुल होगी. सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे आज के डिस्कशन को. तो चलिए फ्रेंड्स, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है इलस्ट्रेशन नंबर 2, जो कि रिलेटेड है रजिस्ट्रेशन सेक्शन 22 से. देखिए, क्वेश्चन में जो प्रोविज़न्स होंगे वो भी हम साथ ही साथ डिस्कस करते जाएंगे, क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन चैप्टर है तो इसमें काफ़ी सारी जो रजिस्ट्रेशन की एग्रीगेट टर्नओवर से लिमिटेड जो लिमिट्स हैं वो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है, तो हम उसको भी साथ साथ में डिस्कस करते जाएंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन, महादेव एंटरप्राइजेस सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म opened a shopping complex dealing in supply of goods at multiple locations like Himachal Pradesh, Uttarakhand and Tripura in the month of June. So it has furnished the following details relating to the sale made at such multiple locations for the month of June. यहाँ पे 3 स्टेट दिए हुए हैं आपको, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड त्रिपुरा. सबसे पहली चीज़ दी हुई है कि इंट्रा स्टेट सेल ऑफ टैक्सेबल गुड्स जो कि हिमाचल प्रदेश में है वो है 22,50,000 इंट्रा स्टेट विद इन द स्टेट सेल. फिर दिया हुआ है इंट्रा स्टेट सेल ऑफ एग्जेम्प्टेड गुड्स, वो दिया हुआ है 6 लाख का त्रिपुरा में. और हाँ, इंट्रा स्टेट सेल दी है टैक्सेबल गुड्स की त्रिपुरा में 7 लाख रुपीज़ की. फिर दिया हुआ है इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक्स ऑन द फिक्स्ड डिपॉजिट, वो है त्रिपुरा में 60,000 रुपीज़ का. फिर दिया हुआ है इंट्रा स्टेट सेल ऑफ नॉन टैक्सेबल गुड्स जिस पर GST की लायबिलिटी नहीं आती, तो वो उत्तराखंड में हम उसकी सेल कर रहे हैं 21 लाख की एंड त्रिपुरा में कर रहा है 40,000 की. सो ये डिटेल था. एंड फिर दिया हुआ है विद द हेल्प ऑफ द अबव मेंशन इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस गिविंग रीज़न. यहाँ पे 2 चीज़ें हमको दी हुई है और जो सेकंड वाला इन्फॉर्मेशन है उसमें 3 पार्ट्स दिए हुए हैं. तो सबसे पहली चीज़ पढ़ते हैं हम कि डिटरमाइन वेदर महादेव एंटरप्राइजेज इज़ लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर GST लॉ एंड व्हाट इज़ द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ टेकिंग रजिस्ट्रेशन इन दिस केस. यहाँ पर पूछा गया कि जो महादेव एंटरप्राइजेस है जिसके यहाँ पे 3 मल्टीपल लोकेशन से वो अपना बिजनेस को कंटिन्यू करता है, वहाँ पे उसको GST के अंडर में रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी अराइज होती है नहीं, और होती है तो उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है. तो हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले जो पॉइंट नंबर 1 है उसको डिस्कस करते हैं, अभी सेकंड पॉइंट को हम बाद में डिस्कस करते हैं. तो चलिए हम डायरेक्ट सॉल्यूशन पे आते हैं. देखिए, जब भी हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले जिस सेक्शन से वो रिलेटेड है उस सेक्शन का हम यहाँ पे रेफरेंस देंगे. उस रेफरेंस के बाद जितनी भी लिमिट जो स्टेट में एप्लीकेबल होती है वो हम लिखेंगे. उसके बाद हम आएंगे हमारे केस डिस्कशन के ऊपर, फिर हम लिखेंगे उस केस का रिलेटेड आंसर. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन को. As per Section 22 of the CGST Act 2017, read with notification number 10/2019,
इसकी डेट दी हुई है कि अ सप्लायर इज़ लाइबल टू बी रजिस्टर्ड इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी फ्रॉम वेयर ही मेक्स अ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज इफ़ हिज एग्रीगेट टर्नओवर। यहाँ क्या है, रजिस्ट्रेशन में हम जब भी क्वेश्चन करेंगे तो वो जो लाइबिलिटी अराइज होती है ना रजिस्ट्रेशन की, वो एग्रीगेट टर्नओवर के बेसिस पे अराइज होती है, जस्ट लाइक कंपोजिशन स्कीम में। तो एग्रीगेट टर्नओवर के बेसिस पे हम लाइबिलिटी देखेंगे। सो एग्रीगेट टर्नओवर इन अ फाइनेंशियल ईयर एक्सीड टू द थ्रेशोल्ड लिमिट, द थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर अ पर्सन मेकिंग एक्सक्लूसिव इंट्रा स्टेट सप्लाईज ऑफ गुड्स इज एज अंडर। अब दिया हुआ है कि यदि कोई पर्सन है वो इंट्रा स्टेट टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है गुड्स की, तो उसकी कुछ थ्रेशोल्ड लिमिट है वो दी हुई है। सबसे पहला कि यदि वो मिज़ोरम में है, त्रिपुरा में है, मणिपुर में, नागालैंड में, इन 4 स्टेट में यदि उसका बिजनेस प्लेस है तो वहाँ पर जो थ्रेशोल्ड लिमिट एप्लीकेबल होती है वो होती है 10 लाख रुपीज़ की। फिर दिया हुआ है 20 लाख फॉर द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पुडुचेरी, सिक्किम, तेलंगाना एंड उत्तराखंड, एंड 40 लाख रेस्ट ऑफ इंडिया। ये जो लिमिट है ना, ये है इंट्रा स्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स। ये सिर्फ गुड्स के बारे में बात कर रहा है विद इन स्टेट। फिर नीचे दिया हुआ है आपको कि थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर ए पर्सन मेकिंग एक्सक्लूसिव टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विस और सप्लाई ऑफ बोथ गुड्स एंड सर्विसेज इज एज अंडर। अगर वो दोनों चीज़ें सप्लाई कर रहा है, सर्विस भी सप्लाई कर रहा है, गुड्स भी सप्लाई कर रहा है, तो उसके ऊपर क्या थ्रेशोल्ड लिमिट एप्लीकेबल होती है। ये 4 स्टेट हैं, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, इन पे तो 10 लाख की लिमिट एप्लीकेबल होगी। फिर जो रिमेनिंग रेस्ट ऑफ द इंडिया है उस पर 20 लाख की लिमिट है वो एप्लीकेबल होगी। देखो, अगर आप इंट्रा स्टेट टैक्सेबल गुड्स की सप्लाई कर रहे हो ना, वो भी विद इन अ स्टेट, तो 10 लाख की लिमिट एप्लीकेबल होती है मिजोरम पे, त्रिपुरा पे, मणिपुर पे, नागालैंड पे। फिर 20 लाख की लिमिट एप्लीकेबल होती है अरुणाचल प्रदेश पे, मेघालय पे, पुडुचेरी पे, सिक्किम पे, तेलंगाना पे एंड उत्तराखंड पे। और जो 40 लाख है वो रेस्ट ऑफ द इंडिया पे एप्लीकेबल होती है। लेकिन यदि आप गुड्स की भी सप्लाई कर रहे हो और सर्विस की भी सप्लाई कर रहे हो और एक्सक्लूसिवली जो भी टैक्सेबल सप्लाई है, तो यहाँ पर जो लिमिट एप्लीकेबल होगी, तो जो हमारे 4 स्टेट हैं मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, वहाँ पर तो 10 लाख ही एप्लीकेबल होगी। लेकिन जो रेस्ट ऑफ द इंडिया है वहाँ पे कितनी होगी, 20 लाख एप्लीकेबल। तो ये क्या है, हमने जब क्वेश्चन को स्टार्ट किया तो उसकी फ्रेमिंग, मतलब जो सेक्शन 22 में लिमिट्स बताई गई हैं, जो सेक्शन 22 कहना चाहता है। अब आता है एग्रीगेट टर्नओवर। अब एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन में लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन की जो लायबिलिटी अराइज होती है वो होती ही एग्रीगेट टर्नओवर के बेसिस पर है। तो हम पढ़ते हैं कि एग्रीगेट टर्नओवर में क्या लिखा हुआ है। So as per section 26 of the CGST Act, aggregate turnover includes the aggregate value of all taxable supplies, all exempt supplies, goods और services का export, और आपके जो इंटरस्टेट सप्लाई है ऑफ पर्सन हैविंग द सेम पेन, मतलब आपके डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन जो है उसको आप कोई इंटरस्टेट सप्लाई करते हो तो वो भी यहाँ पर आपके काउंट होगी। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पे, यदि कोई रिवर्स चार्ज बेसिस पे सप्लाई है रही ना, वो आपकी एग्रीगेट टर्नओवर में काउंट नहीं होगी। सो इन द लाइट ऑफ द अबव mention provision, the aggregate turnover of महादेव एंटरप्राइज is computed as under। चलिए देखते हैं कि किस तरह दिया हुआ है। सो आते हैं हम, यहाँ पे दिया हुआ है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड त्रिपुरा। सो जो इंट्रा स्टेट सप्लाई टैक्सेबल गुड्स है हिमाचल प्रदेश की वो है 22,50,000, उत्तराखंड में कुछ नहीं है, त्रिपुरा में 7 लाख। इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ एग्जेम्प्टेड गुड्स कितना, त्रिपुरा में दिया हुआ है 6 लाख रुपीज़ का एग्जेम्प्टेड गुड्स। ओके, इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बैंक्स ऑन द फिक्स डिपॉजिट, यहाँ पे कुछ वर्किंग नोट भी दिया हुआ है, वो भी हम डिस्कस करेंगे, वो है 60,000 का। एंड इंटर स्टेट सेल ऑफ नॉन टैक्सेबल गुड्स, उसके रिलेटेड भी कुछ वर्किंग नोट दिया हुआ है, तो वो भी है 40,000 का, उत्तराखंड में 21 लाख का। तो आपका कितना हुआ, हिमाचल प्रदेश में 22,50,000, उत्तराखंड में 21 लाख एंड त्रिपुरा में 14 लाख। अब देखते हैं कि वर्किंग नोट में क्या दिया हुआ है। देखो, वर्किंग नोट में जो पहला दिया हुआ है वो किससे रिलेटेड है कि इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बैंक ऑन द फिक्स डिपॉजिट। क्या दिया हुआ है कि सर्विसेज बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग डिपॉजिट, लोन्स और एडवांसेस इन सो फार एज द कंसिडरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय वे ऑफ इंटरेस्ट और डिस्काउंट बट अदर देन इंटरेस्ट इन्वॉल्व इन क्रेडिट कार्ड सर्विसेज। देखो, यदि आपने कोई फिक्स डिपॉजिट करा रखा है, कोई लोन है, कोई एडवांसेस है, उसके बदले में, उसके अगेंस्ट में आपको कोई एज ए कंसिडरेशन कोई इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है या कोई डिस्काउंट मिल रहा है, बट किसको छोड़कर, क्रेडिट कार्ड सर्विसेज रिलेटेड डिस्काउंट या इंटरेस्ट को छोड़कर, तो वो जो होता है ना वो अपने एग्जेम्प्ट है।
ठीक, तो उसको हम यहाँ पर उसको मतलब एग्जाम सप्लाई है, उस पर जीएसटी की लायबिलिटी नहीं आती। बट हमने जब एग्रीगेट टर्नओवर पढ़ा तो उसमें बोला गया कि आपकी जो एग्जाम्ड सप्लाई है उसको भी हम काउंट करते हैं। सो सिंस एग्रीगेट टर्नओवर इंक्लूड एग्जाम्ड सप्लाई, इसलिए जो इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है फ्रॉम बैंक्स ऑन द फिक्स डिपॉजिट बीइंग एग्जाम्ड सप्लाई, बस वो इंक्लूड होगा आपके एग्रीगेट टर्नओवर में। तो इसलिए जो 60,000 है उसको हम त्रिपुरा का जब एग्रीगेट टर्नओवर काउंट करेंगे तो उसमें हम ऐड करेंगे। फिर दिया हुआ है ये वर्किंग नोट नंबर 2 कि एज पर सेक्शन 2 सब सेक्शन 47 ऑफ द CGST एक्ट एग्जाम्ड सप्लाई में इंक्लूड है नॉन टैक्सेबल सप्लाई। दस इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ नॉन टैक्सेबल गुड्स इन उत्तराखंड बीइंग अ नॉन टैक्सेबल सप्लाई और इज एन एग्जाम सप्लाई एंड इज देयरफॉर इंक्लूडेड इन द एग्रीगेट टर्नओवर। जो नॉन टैक्सेबल सप्लाई वो एग्जाम सप्लाई और एग्जाम सप्लाई जो होता है हमारा वो एग्रीगेट टर्नओवर का हमारा पार्ट बनता है। सो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फाइनल कंक्लूजन क्या निकला कि इन द गिवन केस महादेव एंटरप्राइजेज इंगेज इन एक्सक्लूसिव इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। अब वो हिमाचल प्रदेश से एक्सक्लूसिवली गुड्स की सप्लाई में वो भी इंट्रा स्टेट में इंगेज हैं एंड उत्तराखंड एंड सप्लाई और उत्तराखंड में भी और सप्लाई ऑफ बोथ गुड्स एंड एग्जेम्प्टेड सर्विस फ्रॉम त्रिपुरा। और त्रिपुरा से त्रिपुरा से कौन सी सप्लाई में इंगेज है? गुड्स की भी और एग्जेम्प्टेड सर्विसेज की भी। एग्जेम्प्टेड सर्विसेज समझ आया ना आपको, ये वाली यानी फिक्स डिपॉजिट वाली। सो द थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन विल बी हिमाचल प्रदेश में कितना हुआ 40 लाख का, आपका जो उत्तराखंड है वहाँ पे 20 लाख का और जो त्रिपुरा है वहाँ पे 10 लाख का। सो फर्दर सिंस महादेव एंटरप्राइज ऑल्सो मेक टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम वन ऑफ द स्पेसिफाइड स्पेशल कैटेगरी स्टेट त्रिपुरा और वहाँ पे थ्रेशोल्ड लिमिट रजिस्ट्रेशन की क्या है 10 लाख की। सो दस इन द व्यू ऑफ अबव मेंशन प्रोविजन Mahadev Enterprises is liable to be registered under GST law with the aggregate turnover amounting to 57,50,000 computed on all India basis. The applicable threshold limit of registration in this case 10 लाख। अब आप यहाँ बोलेंगे कि सर यहाँ पे 10 लाख की लिमिट एप्लीकेबल क्यों है? क्योंकि आप देखिए त्रिपुरा जो है वो 14 लाख से ऊपर क्रॉस कर चुका है। अगर मान लीजिए यहाँ पे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में जो लिमिट है हमारी 40 लाख एप्लीकेबल नहीं हो रही, बट त्रिपुरा में तो वो लिमिट हमारी 10 लाख से ऊपर चली गई ना। और ओवरऑल हम देखें तो वो 57,50,000 एप्लीकेबल ऑलरेडी हो रहा है। तो इस केस में यहाँ पर उन तीनों स्टेट में उसको रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी अराइज होती है और इसलिए उसको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाता है। अब हम देखते हैं कि इसका जो सेकंड पॉइंट है उसमें क्या दिया हुआ है। तो सेकंड पॉइंट में आते हैं हम। सेकंड पॉइंट में बोला गया है कि एक्सप्लेन विद रीजंस वेदर योर आंसर इन वन, जो पॉइंट नंबर 1 में है, विल चेंज इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस। कि मतलब ये कुछ हमको इंडिपेंडेंट केसेस दिए हुए हैं, तो क्या इनकी वजह से आपका जो पॉइंट नंबर 1 में आंसर था क्या वो चेंज हो सकता है? तो चलिए हम देखते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है इंडिपेंडेंट केसेस। सबसे पहला दिया हुआ है कि इफ़ महादेव एंटरप्राइजेस इज डीलिंग इन टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स ओनली फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। देखिए हम आंसर में जाते ही नहीं है, हम डायरेक्ट यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि वो महादेव एंटरप्राइजेस जो है वो टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स में डील कर रहा है और कहाँ से? सिर्फ हिमाचल प्रदेश से। सो हमने पढ़ा था कि यदि कोई टैक्सेबल पर्सन है वो इंट्रा स्टेट सप्लाई कर रहा है वो भी गुड्स की, तो उसके ऊपर जो लिमिट एप्लीकेबल होगी हिमाचल प्रदेश के केस में वो कितनी होगी 40 लाख। और यहाँ पर आपका टर्नओवर कितना है? सिर्फ है 22,50,000 का। 22,50,000 का यहाँ पे जो है हिमाचल प्रदेश का टर्नओवर है। तो इस केस में जो लाइबिलिटी आती है रजिस्ट्रेशन की वो नहीं आएगी। फिर सेकंड दिया हुआ है कि इफ़ महादेव एंटरप्राइजेस इज डीलिंग इन टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओनली फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। तो अब सेकंड क्या दिया हुआ है कि यदि वो टैक्सेबल सप्लाई करता है गुड्स और सर्विसेज की हिमाचल प्रदेश से। सो इफ़ महादेव एंटरप्राइजेस इज डीलिंग इन टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओनली फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, देन जो हायर थ्रेशोल्ड लिमिट है ना 40 लाख की वो एप्लीकेबल नहीं होगी। अब यहाँ पे जो लिमिट है वो आपकी कितनी हो जाएगी 20 लाख और आपका जो टर्नओवर है वो कितना है 22,50,000। तो इसलिए आप लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन हो जाते हैं। फिर थर्ड दिया हुआ है हमको कि if Mahadev Enterprise is dealing in taxable supply of goods only from Himachal Pradesh and has also effected interstate supply of taxable goods amounting to 4 lakh। अब देखो यदि जो महादेव एंटरप्राइजेज है वो सिर्फ और सिर्फ गुड्स में डील करता है, ठीक है, और साथ ही साथ में इंटरस्टेट सप्लाई भी करता है, तो क्या दिया हुआ है कि इन केस ऑफ इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स, तो जो सेक्शन 24 है वो ये बोलता है कि यदि आपने इंटरस्टेट सप्लाई की ना तो आपके ऊपर जो टर्नओवर है ना उसकी एग्रीगेट टर्नओवर उसकी लायबिलिटी मतलब उसको हम ध्यान में रखते ही नहीं है। यहाँ पर जो महादेव एंटरप्राइजेज है वो रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी उसके ऊपर अकर हो जाती है।
तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन, जो कि मैं समझता हूँ एक बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन था और शायद इस क्वेश्चन के आने के चांसेस कुछ ज़्यादा ही हैं। सो अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। तो चलिए अब हम नया क्वेश्चन लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है वो हमारे मई 18 में आया था 4 मार्क्स का, और ये अभी जो हमारी MTP है मई 20 की, जो भी ICAI ने कंडक्ट कराई थी, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। तो चलिए देखते हैं, अभी इसी साल की MTP का क्वेश्चन है तो डिस्कस कर लेते हैं इसे भी। राजेश डायनामिक हैविंग इट्स हेड ऑफिस इन चेन्नई कैरीज ऑन द फॉलोइंग activities with respective turnover in a financial year. Supply of petrol at Chennai 18 लाख रुपए, वैल्यू ऑफ इनवर्ट सप्लाई ऑन विच टैक्स इज पेबल ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस 9 लाख रुपए का, सप्लाई ऑफ ट्रांसफॉर्मर ऑयल एट चेन्नई 2 लाख रुपीज़ का, वैल्यू ऑफ ब्रांच ट्रांसफर फ्रॉम चेन्नई टू बेंगलुरु विदाउट पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन 1,50,000 एंड वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई एट मणिपुर ब्रांच 11,50,000। सो हमको यहाँ करना है कि इट आर्ग्यूज दैट इट डज नॉट हैव टैक्सेबल टर्नओवर क्रॉसिंग थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 40 लाख आइदर एट चेन्नई और बेंगलुरु and including turnover at Manipur branch. So it believes that determination of aggregate turnover is not required for the purpose of obtaining registration, but it is required for determining composition levy. कि यहाँ पे जो राजेश डायनेमिक हैं वो ये आर्ग्यू कर रहे हैं कि उनका जो टर्नओवर है एग्रीगेट टर्नओवर वो 40 लाख की लिमिट को क्रॉस नहीं करता, ना तो वो चेन्नई में, ना बेंगलुरु में, ना ही मणिपुर ब्रांच में, इन तीनों ब्रांच को मिलाकर। और उनका ये कहना है कि उनके ऊपर ये जो लाइबिलिटी है नॉर्मल रजिस्ट्रेशन की वो नहीं आती, और वो कह रहे हैं कि वो कंपोजिशन लेवी में रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हमसे कुछ चीज़ बोली गई है कि डिसाइड बेस्ड ऑन द अबव फैक्ट कि एग्रीगेट टर्नओवर राजेश डायनामिक एंड ऑल कंडीशंस दैट फुलफिल द रिक्वायरमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर CGST एक्ट 2017 इन द गिवन सर्कमस्टांसेस। सॉल्यूशन पढ़ लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन प्रोविजन। सो एज पर सेक्शन 22 ऑफ द CGST एक्ट रीड विद नोटिफिकेशन नंबर 10/2019 डेट 7/3/19। अब देखिए जो नोटिफिकेशन नंबर दिया हुआ है ना, ये क्यों दिया हुआ है, क्योंकि 7/3/2019 को अमेंडमेंट आया था और उसके हिसाब से जो एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट थी वो चेंज हो चुकी थी। तो इसलिए यहाँ पर इस रीड को हम पढ़ के इस सेक्शन को कोट करेंगे। सो सप्लायर इज लाइबल टू बी रजिस्टर्ड इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी फ्रॉम वेयर ही मेक्स अ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज if his aggregate turnover in the financial year exceed the threshold limit for a person making exclusively intra-state taxable supply of goods। ठीक है, intra-state taxable supply of goods is as under। क्या लिमिट है भैया? 10 लाख फॉर द स्टेट ऑफ मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा एंड नागालैंड, 20 लाख फॉर द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पुडुचेरी, सिक्किम, तेलंगाना एंड उत्तराखंड एंड 40 लाख फॉर द रेस्ट ऑफ इंडिया। अब एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन क्या है? वही डेफिनेशन है जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ी थी। एक बार वापस पढ़ लेते हैं कि एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या इंक्लूड होता है। कि एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाईज, ऑल एग्जिम सप्लाईज, गुड्स और सर्विसेज का एक्सपोर्ट, डीम डिस्टिंक्ट पर्सन को इंटरस्टेट सप्लाई की है वो। द अबव इज़ कंप्यूटेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस। ये जितनी भी वैल्यू है ये ऑल इंडिया बेसिस पे कंप्यूट की जाती हैं। फर्दर द एग्रीगेट टर्नओवर में आपके एक्सक्लूड होगा सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, यूनियन टेरिटरी टैक्स, इंटीग्रेटेड टैक्स एंड सेस, मतलब जितने भी टैक्सेस हैं ना GST एक्ट में वो यहाँ पर एक्सक्लूड किए जाएंगे। मोर ओवर इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो वैल्यू है इनवर्ट सप्लाई की जिस पर RCM पे किया जाता है वो आपके एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट नहीं बनती। अब आता है कि नॉन टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूडेड फॉर डिटरमिनेशन ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर। इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो नॉन टैक्सेबल सप्लाई होती है ना, मतलब ऐसी सप्लाई जिस पर GST की लायबिलिटी अराइज नहीं होती, जैसे कि हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं, हाई स्पीड डीजल है, एविएशन टर्बाइन फ्यूल है, हमारे जो ट्रांसफॉर्मर ऑयल हैं। क्योंकि इस क्वेश्चन में ये जो राजेश डायनेमिक है इन चीज़ों की सप्लाई में इंगेज हैं, तो ये नॉन टैक्सेबल सप्लाई हैं, लेकिन इनको हम एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट काउंट करते हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं कि सेक्शन 9 ऑफ द CGST एक्ट 2017 प्रोवाइड्स दैट CGST इज़ नॉट लेविएबल ऑन 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट। क्या क्या हैं वो? पेट्रोलियम क्रूड है, मोटर स्पिरिट है, पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल है, नेचुरल गैस है एंड एविएशन टर्बाइन फ्यूल है। सो एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 47 ऑफ द CGST एक्ट एग्जेम्प्ट सप्लाई इंक्लूड नॉन टैक्सेबल सप्लाई। द सप्लाई ऑफ पेट्रोल इन चेन्नई बीइंग अ नॉन टैक्सेबल सप्लाई, और एक एग्जेम्प्ट सप्लाई भी है एंड इज देयरफॉर इंक्लूडेबल वाइल कंप्यूटिंग एग्रीगेट टर्नओवर। ठीक है, सिंस अब उसकी जो एक ब्रांच है वो कहाँ पे लोकेटेड है? मणिपुर में। मणिपुर में लोकेटेड है
इंटर स्टेट ऑफ सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स में वो इंगेज्ड है, तो यहाँ पर जो लिमिट एप्लीकेबल होगी थ्रेशोल्ड की वो कितनी होगी आपकी 10 लाख रुपए की। तो अब देखते हैं उसका एग्रीगेट टर्नओवर किस तरह काउंट होता है। तो देखिए, सप्लाई ऑफ पेट्रोल एट चेन्नई 18 लाख रुपीज़ का, वैल्यू ऑफ इनवर्ट सप्लाई ऑन विच टैक्सेस पेबल ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस वो काउंट नहीं होगा, क्योंकि जिस इनवर्ट सप्लाई पे आरसीएम पे किया जाता है उसको हम एग्रीगेट टर्नओवर में कभी भी काउंट नहीं करते, तो यहाँ पे हम इसको काउंट नहीं करेंगे। फिर दिया हुआ है कि सप्लाई ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल एट चेन्नई कितना 2 लाख रुपीज़ का, इसको हम काउंट करेंगे। उसके बाद दिया हुआ है वैल्यू ऑफ ब्रांच ट्रांसफ़र फ्रॉम चेन्नई टू बेंगलुरु, मतलब अपने डीम रजिस्टरिंग पर्सन जो कि सेम पैन से है और इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि चेन्नई से बेंगलुरु जा रहे हैं विदाउट पेमेंट ऑफ कंसीडरेशन, तो यहाँ पर क्या बोला है 1.5 लाख रुपये का, तो वो भी हम एग्रीगेट टर्नओवर में हम काउंट करेंगे। और वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई एट मणिपुर ब्रांच वो कितना है 11,50,000, तो एग्रीगेट टर्नओवर कितना निकला हमारा 33 लाख का। अब देखिए, जो राजेश डायनेमिक है उनका आर्ग्यूमेंट है कि उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन की लाइबिलिटी आती नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो 40 लाख से ज़्यादा आता ही नहीं है। कितना है यहाँ पे एग्रीगेट टर्नओवर 33 लाख का, ठीक है। लेकिन जो राजेश डायनेमिक है वो मतलब आप ये देखिए कि जो मणिपुर ब्रांच है उसमें जो लेकिन यहाँ पे देखने वाली चीज़ ये है कि जो मणिपुर ब्रांच है उसका जो टर्नओवर है वो कितना हो चुका है 11,50,000, तो यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन की लाइबिलिटी अराइज होगी ना वो 40 लाख को ध्यान में रख के नहीं होगी, वो 10 लाख जो कि मणिपुर ब्रांच के ऊपर, जो कि मणिपुर वाले स्टेट के ऊपर एप्लीकेबल है, उसको ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे कंप्यूट करेंगे। तो यहाँ पर जो लाइबिलिटी है वो 10 लाख अराइज होगी, और यहाँ पे जो टर्नओवर है मणिपुर ब्रांच का वो कितना हो गया 11,50,000, तो इसलिए राजेश डायनेमिक को यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी हो जाता है। अब ऑल्सो राजेश डायनेमिक का यहाँ पे एक और व्यू है कि जो एग्रीगेट टर्नओवर है वो सिर्फ और सिर्फ कंपोजिशन लेवी के लिए हम काउंट करते हैं, रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं। तो ये बिल्कुल गलत है। एग्रीगेट टर्नओवर जो है वो हम कंपोजिशन लेवी के लिए भी देखते हैं और साथ ही साथ हम रजिस्ट्रेशन की लाइबिलिटी के लिए भी देखते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो राजेश डायनेमिक हैं उनको जीएसटी एक्ट में अपनी जो फर्म है उसका रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। तो ये एमटीपी का क्वेश्चन था और एक अच्छा क्वेश्चन था। तो चलो अब देखते हैं हमारा एक और नया क्वेश्चन, इलिस्ट्रेशन नंबर 5, जो कि हमारे नवंबर 19 की आरटीपी में आया था, और जो मई 18 की आरटीपी उसमें भी था, और नवंबर 2018 के न्यू सिलेबस में ऐसा ही सिमिलर एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी था। तो मतलब तीन, एक तो एक अटैम्प्ट में, एक आरटीपी में और एक और आरटीपी में क्वेश्चन था, तो हो सकता है एक अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए हम देखते हैं इसको। LMN Private Limited, Coimbatore, exclusively manufacture and sell product X, which is exempt from GST wide notification issued under relevant GST legislation। LMN Private Limited है जिसका बिजनेस, जो प्लेस ऑफ बिजनेस है वो है कोयम्बटूर, और वहाँ से वो एक्सक्लूसिवली मैन्युफैक्चर करता है और सेल करता है प्रोडक्ट X को, जो कि GST के नोटिफिकेशन में एग्जेम्प्ट है। द कंपनी सेल X ओनली विद इन तमिलनाडु, मतलब एक्सक्लूसिवली गुड्स की इंट्रा स्टेट सप्लाई हो रही है। अब कंपनी का जो टर्नओवर है प्रीवियस ईयर में वो कितना है 45 लाख का। द कंपनी एक्सपेक्ट सेल्स टू ग्रो बाय 30% इन द करंट ईयर। द कंपनी परचेज एडिशनल मशीनरी, ये क्या है हमारी कैपिटल गुड्स, फॉर मैन्युफैक्चरिंग एक्स ऑन 1/7/2019। द परचेज प्राइस ऑफ द कैपिटल गुड्स वॉज ₹30 lakhs एक्सक्लूसिव ऑफ GST एट द रेट 18%। अब देखो कैपिटल गुड्स परचेज करी, कब परचेज करी 1 जुलाई 2019 को, और उसकी जो प्राइस है वो है 30 लाख रुपीज़ की। हाउ एवर इफेक्टिव फ्रॉम 1/11/2019 जो एग्जिबिशन अवेलेबल थी एक्स पे वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने विड्रॉ कर ली, एंड GST जो इम्पोज हुआ उस पर कितना हुआ 12%। सो द टर्नओवर ऑफ द कंपनी फॉर द हाफ ईयर एंडेड ऑन 30/9/2019 कितना है 45 लाख का, ठीक है। कब जो एग्जामिशन थी कब विड्रॉ हुई 1/11/2019 को, और 30 सितंबर तक जो फर्म का हाफ ईयर का टर्नओवर है वो कितना है 45 लाख का। सो एग्जामिन द अबव सिनेरियो एंड एडवाइज LMN प्राइवेट लिमिटेड वेदर इट नीड्स टू गेट रजिस्टर्ड अंडर GST, कि मतलब इस सिनेरियो जो है हाफ ईयर तक का, उसके बाद आने वाले हाफ ईयर तक का, इस सिनेरियो को आप एग्जामिन कीजिए और देखिए कि क्या LMN प्राइवेट लिमिटेड के ऊपर GST में रजिस्टर होने की लाइबिलिटी अराइज होती है या नहीं। और सेकंड चीज़ दी हुई है कि इफ़ द आंसर टू द अबव क्वेश्चन इज़ इन अफर्मेटिव, सो एडवाइज LMN प्राइवेट लिमिटेड कि वेदर इट कैन अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन द एडिशनल मशीनरी परचेज
एक्सक्लूसिवली फॉर मैन्युफैक्चरिंग एक्स, कि मतलब अगर ये जो ऊपर का आंसर आपका अफर्मेटिव आता है तो जो एलेवन प्राइवेट लिमिटेड ने 1 जुलाई 2019 को जो एक्स प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए कैपिटल गुड्स को परचेज़ किया है, क्या उसके ऊपर वो आईटीसी को क्लेम कर सकता है? क्योंकि मतलब पहले वो एग्जेम्प्टेड गुड्स को बनाता था, अब वो टैक्सेबल हो चुकी है, तो क्या वो सेक्शन 18 सबसेक्शन 1A का जो प्रोविज़न है उसको कंप्लाई करता है? तो चलिए हम देखते हैं इसका सोल्यूशन। Registration requirement, section 22 subsection 1 of the CGST Act 2017, read with notification number 10/2019 dated 7/3/2019, provides that every supplier who is engaged in intra-state मतलब within a state exclusive supply of goods is liable to be registered under GST in the state or union territory from where he makes the taxable supply of goods only when aggregate turnover in a financial year exceed 40 लाख रुपीज़। कि मीन्स आप इंट्रा स्टेट सप्लाई कर रहे हो, वो भी सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल गुड्स का, और वहाँ पर यदि आपका जो टर्नओवर है वो 40 लाख से ज़्यादा जाता है तो आपके ऊपर रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी अराइज होती है, और जो कि इस केस में तमिलनाडु में वो सप्लाई कर रहा है कोयम्बटूर से, और विद इन स्टेट सप्लाई कर रहा है सिर्फ गुड्स की, तो जो टर्नओवर की लायबिलिटी आएगी वो आएगी 40 लाख रुपीज़ की। आगे देखते हैं। However, the above provision are not applicable to few specified state। कौन कौन से स्टेट हैं? अरुणाचल प्रदेश हैं, मणिपुर है, मेघालय है, मिजोरम है, नागालैंड है, पुडुचेरी है, सिक्किम है, तेलंगाना है, त्रिपुरा है, उत्तराखंड है। तो इन पर रेस्पेक्टिवली 20 लाख और 10 लाख की लिमिट एप्लीकेबल होती है। फर्दर, अ पर्सन एक्सक्लूसिवली इंगेज्ड इन बिजनेस ऑफ सप्लाइंग गुड्स और सर्विसेज दैट आर नॉट लाइबल टू टैक्स, जिनके ऊपर टैक्स की लाइबिलिटी अराइज नहीं होती, और आर होली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स इज़ नॉट लाइबल टू रजिस्ट्रेशन इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 23 सबसेक्शन 1A ऑफ CGST एक्ट। कि मतलब सेक्शन 23 में बोला गया है कि कुछ ऐसे यदि कोई पर्सन है जो कि एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्ट गुड्स की सप्लाई में इंगेज्ड है तो उसके ऊपर GST के रजिस्ट्रेशन की लाइबिलिटी अराइज नहीं होती। सो इस केस में दिया हुआ है कि द गिवन केस द टर्नओवर एट द कंपनी फॉर द हाफ ईयर एंडेड ऑन 30/9/2019 कितना है? 45 लाख का। 30 सितंबर तक जो लिमिट जो हमारे कंपनी का टर्नओवर हुआ वो कितना हुआ? 45 लाख का, विच इज़ मोर देन द एप्लीकेबल थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 40 लाख, जो कि जो लिमिट ऑफ 40 लाख उससे ज़्यादा है। सो देयरफॉर एज पर द अबव मेंशन प्रोविजन द कंपनी शुड बी लायबल टू रजिस्ट्रेशन। हाउएवर, सिंस एलिमेंट प्राइवेट लिमिटेड सप्लाइड एग्जेम्प्टेड गुड्स टिल 31/10/2019, क्योंकि जो एग्जेम्पशन विड्रॉ हुई ना वो हुई 1 नवंबर 2019 से, सो 31 अक्टूबर तक तो वो एग्जेम्प्ट गुड्स ही सप्लाई कर रहा था। सो इट वाज नॉट रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड टिल दैट डे। तो 31 अक्टूबर 2019 को भले ही उसका जो टर्नओवर है फर्म का वो 45 लाख था, 40 लाख से ऊपर था, लेकिन उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी अराइज नहीं होती। ठीक है, सो इट वाज नॉट रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड टिल दैट डे, दो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन वॉज अलाउड। हाँ, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन आपके ऊपर अलाउड है। वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन का मतलब है कि ऐसा कोई पर्सन जिसके ऊपर मतलब जो ना तो सेक्शन 22 में फॉल होता है ना सेक्शन 24 में फॉल होता है। सेक्शन 22 जो एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट है और सेक्शन 24 जो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, तो उन दोनों में फॉल नहीं होता। फिर भी यदि वो सिर्फ GST एक्ट की सूटेबिलिटी के लिए मतलब अपनी GST के अपने बिजनेस को सूटेबिलिटी चलाने के लिए GST एक्ट में रजिस्टर्ड होना चाहता है तो वो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले सकता है अंडर सेक्शन 25। सो हाउएवर द प्रोविज़न जो है विल चेंज फ्रॉम 1/11/2019, लेकिन 1/11/2019 से जो सिनेरियो है वो चेंज हो चुका है। एज ही सप्लाई ऑफ गुड्स बिकम टैक्सेबल फ्रॉम दैट डे, कि मतलब जो पहले एग्जेम्प्टेड गुड्स सप्लाई कर रहा था वो 1/11/2019 से टैक्सेबल हो चुकी हैं। एंड द टर्नओवर ऑफ कंपनी इज़ अबव 40 लाख। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट here that in terms of section 2 subsection 6 of CGST Act, the aggregate turnover limit of 40 lakh includes exempt turnover also. So therefore turnover of X will be considered for determining the limit of 40 lakh even though the same was exempt from GST. ठीक है, सो देयरफॉर द कंपनी नीड्स टू रजिस्टर विद इन 30 डेज। अब आता है कि यदि आप लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन हो जाते हैं तो कितने दिन में आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है। तो यहाँ पे वो लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन हुआ 1/11/2019 से, तो इसके विद इन 30 डेज़ में जो एलिमेंट प्राइवेट लिमिटेड है उसको अपना रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पर उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी आ जाती है। अब सेकेंड चीज़ क्या दी हुई है कि जो उसने 1 जुलाई 2019 को कैपिटल गुड्स
परचेज़ की थी एक्स प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए, क्या उस कैपिटल गुड्स की परचेजिंग पे जो इनपुट टैक्स पे किया था, क्या एलिमेंट प्राइवेट लिमिटेड उसका आईटीसी क्लेम कर सकता है, क्योंकि पहले वो एग्जेम्प्ट गुड्स में था और अब वो किस में आ चुका है, टैक्सेबल सप्लाई में। सो पढ़ लेते हैं कि इनपुट टैक्स क्रेडिट की एलिजिबिलिटी का प्रोविज़न क्या बोलता है। सेक्शन 18 सबसेक्शन 1A ऑफ द CGST एक्ट प्रोवाइड्स दैट अ पर्सन हु हैज़ अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन विद इन 30 डेज। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है सेक्शन में कि यदि कोई पर्सन लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन है, उसके विद इन 30 डेज में वो अपना रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन दे देता है, तो ही उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो अवेलेबलमेंट है वो हो पाता है, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। सो 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑन विच ही बिकम लाइबल टू रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन ग्रांटेड सच रजिस्ट्रेशन shall be entitled to take credit of input tax in respect of, important चीज़ यहाँ पर अब आती है, in respect of input held in stock and inputs contained in semi finished goods or finished goods held in stock on the day immediately preceding the date from which he becomes liable to registration। देखिए सीधी सी बात है, इसमें ये बोला गया है कि यदि आपके पास कोई इनपुट है जो कि स्टॉक में रखा हुआ है, आपके पास कोई ऐसा इनपुट है जो कि सेमी फिनिश्ड गुड्स के फॉर्म में रखा हुआ है, या फिर ऐसा कोई इनपुट है जो कि फिनिश्ड गुड्स के फॉर्म में रखा हुआ है, किस दिन, जिस दिन आप लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन हुए उससे ठीक पिछले वाले दिन से आपको आईटीसी का जो बेनिफिट है वो मिल जाता है, सिर्फ और सिर्फ किस पे, इनपुट्स पे, ना कि कैपिटल गुड्स पे। तो इसलिए जो एलिमेंट प्राइवेट लिमिटेड है कैन नॉट अवेल क्रेडिट फॉर एडिशनल मशीनरी परचेज exclusively for manufacturing X, as input tax credit of only inputs is allowed when a person gets registered for the first time। तो यहाँ पर जो कैपिटल गुड्स परचेज की थी एलिमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने, उसका जो आईटीसी का बेनिफिट है वो यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन था इलस्ट्रेशन नंबर 5 और एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। तो डिस्कस करते हैं हमारे आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, जो कि आया था मई 18 के आरटीपी में। ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 6, रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट। ऋषभ एंटरप्राइजेस, अ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, started an air conditioned restaurant in Virar, Maharashtra in the month of February, wherein the customers are served cooked food as well as cold drinks and non-alcoholic beverages. In March, the firm opened a liquor shop in Kohima, Nagaland, for trading of alcoholic liquor for ह्यूमन कंजम्पशन। देखो सबसे पहला उसका जो एयर कंडीशनर जो रेस्टोरेंट था वो था महाराष्ट्र में, और वहाँ पे वो कुक्ड फूड साथ ही साथ में कुछ नॉन अल्कोहलिक बिवरेजेस, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह सर्व करते थे। मार्च में उन्होंने नागालैंड कोहिमा में एक अपना लिकर शॉप ओपन किया, जहाँ पे वो ट्रेड करते हैं अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन में। सो डिटरमाइन वेदर ऋषभ एंटरप्राइजेज इज़ लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर GST लॉ विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई हैं तो उनको हम देख लेते हैं। दी हुई है फेब्रुवरी मंथ की एंड मार्च मंथ की। सो सर्विंग ऑफ कुक्ड फूड एंड कोल्ड ड्रिंक्स नॉन अल्कोहलिक बिवरेजेस इन रेस्टोरेंट इन महाराष्ट्र। तो फेब्रुवरी में की 15,50,000 की और मार्च में की 6,50,000 की। सेल ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इन नागालैंड। तो फेब्रुवरी में तो नागालैंड में हमारा रेस्टोरेंट था ही नहीं, हमारा जो शॉप है वो था ही नहीं। मार्च में हमने किया 5 लाख रुपये का। इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक ऑन द फिक्स डिपॉजिट। तो फेब्रुवरी में हमको मिला 10 लाख रुपीज़ का एंड मार्च में मिला 1 लाख रुपीज़ का। एंड एक्सपोर्ट ऑफ पैक्ड फूड आइटम्स फ्रॉम रेस्टोरेंट इन महाराष्ट्र, वो फेब्रुवरी में किया 1,50,000 का एंड मार्च में किया 2 लाख रुपीज़ का। सो ये जितनी भी जो स्टार मार्क दिया हुआ है, तो ये जो जितने भी वैल्यूज़ हैं वो एक्सक्लूडिंग GST हैं। सो देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है कि यू आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड रीजन्स फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस आइटम्स गिवन अबव। चलिए सॉल्यूशन पे आते हैं हम। रजिस्ट्रेशन प्रोविज़न एज़ पर सेक्शन 22। देखिए जब भी रजिस्ट्रेशन का क्वेश्चन करेंगे सेक्शन तो हमें कोट करना ही होगा। सेक्शन कोट करेंगे, साथ ही साथ जिस स्टेट के ऊपर जो भी एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट एप्लीकेबल होती है वो भी हम कोट करेंगे। इससे क्या होता है, हमारे जो प्रेजेंटेशन है वो अच्छी रहती है, साथ ही साथ हमको जो मार्क्स है उसमें भी डिडक्शन की संभावना जो होती है वो काफ़ी कम होती है। इट मीन्स कि मार्क्स हमको मिलने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं यदि हमने ढंग से प्रोविज़न और ढंग से सेक्शन कोट किया है। तो देखते हैं एज पर सेक्शन 22 ऑफ द CGST एक्ट 2017, रीड विद नोटिफिकेशन नंबर 10/2019 डेटेड 7/3/2019, अ सप्लायर इज लायबल टू बी रजिस्टर्ड इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी फ्रॉम वेयर ही मेक्स अ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। यहाँ पर बात किसकी हो रही है,
टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, ना कि इंट्रा स्टेट गुड्स की, ठीक है, दोनों की। इफ़ हिज एग्रीगेट टर्नओवर इन अ फाइनेंशियल ईयर एक्सीड द थ्रेशोल्ड लिमिट, अब वो लिमिट क्या है, लिमिट है द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ पर्सन जो कि एक्सक्लूसिवली इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स में इंगेज्ड है। अब वो लिमिट क्या है, 10 लाख की लिमिट है मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर और नागालैंड के लिए। 20 लाख की लिमिट है अरुणाचल प्रदेश के लिए, मेघालय के लिए, पुडुचेरी के लिए, सिक्किम के लिए, तेलंगाना के लिए एंड उत्तराखंड के लिए। और जो 40 लाख की लिमिट है वो रेस्ट ऑफ द इंडिया के लिए है। सो इन द गिवन क्वेश्चन, सिंस ऋषभ एंटरप्राइजेस इज इंगेज इन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई फ्रॉम महाराष्ट्र विच इज़ नॉट अ स्पेसिफाइड स्पेशल कैटेगरी, ठीक है, टैक्सेबल सप्लाई में इंगेज है महाराष्ट्र से, तो वो स्पेशल कैटेगरी स्टेट है नहीं, तो वहाँ पर जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो कितनी एप्लीकेबल है, 40 लाख रुपीज़ की। सो द थ्रेशोल्ड लिमिट इज़ नॉट reduced to 10 lakh in this case, as sale of alcoholic liquor for human consumption from Nagaland are non-taxable supplies in terms of section 9 subsection 1 of CGST Act 2017। अब आता है कि एग्रीगेट टर्नओवर की, जो एग्रीगेट टर्नओवर में क्या आता है, तो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ऑल टैक्सेबल सप्लाईज, ऑल एग्जाम सप्लाईज, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज एंड आपके जो डीम्ड डिस्ट्रिक्ट पर्सन जो कि सेम पैन में है उनको अगर कोई इंटर स्टेट सप्लाई की जा रही है तो वो भी यहाँ पे हमारे काउंट होती है। बट हमारे जो जीएसटी से रिलेटेड जितने भी टैक्सेस हैं वो यहाँ पर हम काउंट नहीं करते। साथ ही साथ यदि कोई ऐसी इनवर्स सप्लाई है जिस पर रिवर्स चार्ज की लाइबिलिटी अराइज होती है तो उसको भी हम एग्रीगेट टर्नओवर में काउंट नहीं करते हैं। सो इन द लाइट ऑफ द अफोरमेंशन प्रोविजन, द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ ऋषभ एंटरप्राइजेज इज कंप्यूटेड एज अंडर। कैसे कंप्यूट किया गया है कि टर्नओवर ऑफ फरवरी एंड क्यूमुलेटिव टर्नओवर ऑफ फरवरी मार्च, क्योंकि फरवरी में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र का रेस्टोरेंट था और फरवरी मार्च में हमारे पास नागालैंड का भी शॉप आ गया एंड महाराष्ट्र का तो हमारे पास जो रेस्टोरेंट था वो था ही। सो सर्विंग ऑफ कुक्ड फूड एंड कोल्ड ड्रिंक्स नॉन एल्कोहलिक बिवरेजेस इन रेस्टोरेंट इन महाराष्ट्र, तो फरवरी में कितना था, 15.5 लाख रुपए का। और क्यूमुलेटिव फिगर फरवरी मार्च की कितनी, 15,50,000 और 6,50,000, 22 लाख। फिर ऐड करेंगे हम इसमें सेल ऑफ एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इन नागालैंड, इसका कुछ वर्किंग नोट भी है दिया हुआ है, तो वो किस में आएगा, हमारे क्यूमुलेटिव टर्नओवर में 5 लाख रुपीज़ का। इसका वर्किंग नोट हम पढ़ लेते हैं। एज पर सेक्शन 2 सब सेक्शन 47 ऑफ CGST एक्ट, एग्जेम्प्ट सप्लाई में इंक्लूड है नॉन टैक्सेबल सप्लाई। अब देखिए एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन जो है वो हमारा नॉन टैक्सेबल सप्लाई में आता है, क्योंकि ये ऐसी सप्लाई है जिस पर अभी तक भी GST एप्लीकेबल नहीं है। सो द सप्लाई ऑफ एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इन नागालैंड बीइंग अ नॉन टैक्सेबल सप्लाई is an exempt supply and is therefore includable while computing the aggregate turnover। फिर सेकेंड चीज़ दी हुई है इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक्स ऑन द फिक्स डिपॉजिट, फरवरी में 10 लाख रुपए का एंड क्यूमुलेटिव में लेंगे हम तो 10 लाख एंड 1 लाख 11 लाख रुपीज़ का। अब इसका क्या वर्किंग नोट दिया हुआ है, तो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था कि सर्विसेज बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग डिपॉजिट, लोन्स और एडवांसेस इन सो फार एज द कंसिडरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय वे ऑफ इंटरेस्ट और डिस्काउंट बट अदर देन इंटरेस्ट इन्वॉल्व इन क्रेडिट कार्ड सर्विसेज इज एग्जेम्प्ट। कि मतलब यदि कोई डिपॉजिट है, कोई लोन्स है, एडवांसेस है, इसकी कोई सर्विस दी जा रही है और इसके एज ए कंसिडरेशन में आपको कोई इंटरेस्ट मिल रहा है, कोई डिस्काउंट मिल रहा है, लेकिन किस इंटरेस्ट को छोड़ के, क्रेडिट कार्ड सर्विस से रिलेटेड इंटरेस्ट को छोड़ के, तो ये जो इंटरेस्ट है वो आपके एग्जेम्प्ट होते हैं। और एग्जेम्प्ट है तो ये नॉन टैक्सेबल सप्लाई भी हो गया। साथ ही साथ इसको हम क्या करेंगे हमारे, लेकिन हम इसको हमारे एग्रीगेट टर्नओवर में तो काउंट करेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे काउंट किया इसको। और जो एक्सपोर्ट सर्विस है जो कि पैक्ड फूड आइटम की जा रही है महाराष्ट्र से, वो है 3.5 लाख रुपए। तो यहाँ पे जो क्यूमुलेटिव टर्नओवर हुआ कितना हुआ, 41,50,000। तो कंक्लूजन क्या निकला कि ऋषभ एंटरप्राइजेस वॉज नॉट लाइबल टू बी रजिस्टर्ड इन द मंथ ऑफ फरवरी। फरवरी के मंथ में तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की लाइबिलिटी अराइज नहीं होती, सिंस इट्स एग्रीगेट टर्नओवर डिड नॉट एक्सीड 40 लाख इन दैट मंथ, क्योंकि महाराष्ट्र में था और महाराष्ट्र में लाइबिलिटी कितनी आती है, 40 लाख रुपीज़ की, तो वहाँ पर 27 लाख था, तो लाइबिलिटी अराइज नहीं होती। However, since its aggregate turnover exceed 40 lakh in the month of March, so it should apply for registration within 30 days from the date on which it becomes liable to registration। तो जो मार्च मंथ है वहाँ पर आकर जो ऋषभ एंटरप्राइजेज है उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन की लाइबिलिटी अराइज हो जाती है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा रजिस्ट्रेशन चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन के डिस्कशन। होप आप लोगों को मज़ा आया होगा पढ़ने में। आगे भी हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स हैं उनकी क्वेश्चन डिस्कशन की वीडियो डिस्कस करते रहेंगे। सो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आगे और भी
क्वेश्चन को डिस्कस करते रहेंगे। कोई भी डाउट अगर है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना जो डाउट है वो शेयर कर सकते हैं। सो बाय बाय फ्रेंड्स।